अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, या फिर ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कैसे करते हैं। जानते हैं कुछ इन्हीं सवालों के जवाब सीए विवेक देशमुख जी के साथ इस इंटरेक्टिव वीडियो सेशन में। I think all are eager to know about the accounts and audit कि अभी 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 गवर्नर साहब ने बताया कि अकाउंट्स और ऑडिट ये एक्चुअली सोसाइटी मैनेज करना मैनेजिंग कमेटी के लिए बहुत दिक्कत वाला काम होता है। एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट इज वन ऑफ द सच दिक्कत वाला काम। और थोड़ा सा एक सोसाइटी मेंबर्स में कमिटी मेंबर्स में एक है कि भाई ये अकाउंट्स का थोड़ा सा कटकट वाला काम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, उसके लिए कोई थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा ज्ञान उसमें चाहिए। ये बात सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आपका यू नॉट बी अकाउंटिंग प्रोफेशनल। आप थोड़ा बहुत उसमें अगर ये अपना सेमिनार आप अटेंड कर रहे होंगे और थोड़ा बहुत आप बायलॉज अगर पढ़ेंगे तो यू विल बी इजीली गेट टू नो कि सोसाइटी के अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे और ऑडिट के लिए कैसे तैयारी करेंगे और अपने सोसाइटी को ए ऑडिट क्लास कैसे प्राप्त कर सकें। तो कमिंग फॉरवर्ड हमने ये जो अभी प्रेजेंटेशन है उसमें दो हिस्सों में बांटा है, एक अकाउंटिंग और दूसरा ऑडिट। तो अकाउंटिंग में हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, वो वाउचर्स का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी एज पर रूल 65 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स में मेंशन किए हुए और बायलॉज में भी उसका जिक्र आया है, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे और फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो लेट्स मूव वन बाय वन कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं हम देखते हैं। सी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं मतलब जो हम लेन देन का जो व्यवहार करते हैं, दिस इन द सिंपल लैंग्वेज उसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि आपको सोसाइटी में आप रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है मेनली मेंबर से होता है, वो आप मेंटेनेंस के चार्ज के रूप में लेते हो। देन कुछ अपने रूटीन नॉन रूटीन एक्सपेंसेस करते हो, जैसे सिक्योरिटी हो गया या वॉचमैन हो गया। ऐसे छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है उसको जो आप खर्चे का ये करते हो, दैट इज नथिंग बट एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ओके, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उसका नाम हम ये सबको एक कलेक्टिवली दे सकते हैं। अभी मैनेजिंग कमेटी को क्या करना है कि मैनेजिंग कमेटी को देखना है कि भाई हम जो एक्सपेंसेस जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दीज आर ऑल लेजिटिमेट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। एंड बायलॉज में भी कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते या इसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन चाहिए, टेंडर चाहिए। तो वो बायलॉज में भी का भी आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते समय। जैसे कि अभी देखिए इधर लिखा हुआ है कि आपका जो कैश पेमेंट है वो 1500 से 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। All payments in excess of 1,500 rupees should be made simply by cross account pay check. Cross account pay checks means जो हम चेक लिखते हैं किसी के नाम से, तो जो दो लाइन ऊपर क्रॉस करते हैं दैट इज द क्रॉस अकाउंट पे चेक। उसमें अकाउंट पे बिल वर्ड लिखते हैं। बेयरर चेक विल नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। बेयरर चेक इज नथिंग बट कैश पेमेंट। तो अगर आप बेयरर चेक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी ये आपका ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन आएगा, आप ये नहीं कर सकते। दूसरा ये भी लिखा है बायलॉज में कि मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल आपको लेना है अगर कोई बड़ा एक्सपेंडिचर आप करते हो। उसमें एक थ्रेशोल्ड मेंशन किया है बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ द सोसाइटी, कितना अपना बड़ा साइज है उसको एक थ्रेशोल्ड मेंशन किया होता है। अगर आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो देन यू विल हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर्स की होती है। और एजीएम अगर बोलता है कि भाई आप ये एक्सपेंस बहुत ही बड़ा है तो इसका टेंडर करेंगे, टेंडर प्रोसेस से आप लोगों को अच्छा डील मिल जाएगा। तो मैनेजिंग कमेटी हैज टू ऑनर द वर्डिक्ट ऑफ द एजीएम एंड दे विल हैव टू फॉलो द टेंडर प्रोसेस, जैसे कि हर कंपनीज में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बायलॉज नंबर 143 ये भी बोलता है कि भाई आप कैश जो है वो कम से कम यूज करिए
आप बैंकिंग जो है आपका बैंक चैनल्स यूज कर सकते हैं सोसाइटी की ट्रांजेक्शन करने में, और पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है वो जो छोटे छोटे मोटे उसके लिए आप 5000 तक कैश रख सकते हैं। 5000 लिमिट जो प्रिस्क्राइब की है इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो छोटा सोसाइटी है उसके लिए भी 5000 लिमिट है, जो बड़ा है 100+ मेंबर अगर जिस सोसाइटी में है उनके लिए भी सेम लिमिट है। सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन छोटा एंड बड़ा सोसाइटी। सो 5000 तक आप कैश रख सकते हैं। अगर कैश एक्सीड हो गया आपके पास किसी एक दिन में, मान लीजिए किसी मेंबर्स ने कैश लाके दे दिया, मेंटेनेंस का आप मना तो नहीं कर सकते, तो immediately next day you will have to deposit that cash into bank and keep the balance within 5000 rupees limit. देन बैंकिंग का बैंक के साथ अपने जो ट्रांजैक्शन है उसको भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट भी आपका खुलना चाहिए। तो बायलॉज नंबर 112 में ऐसा बताया गया है कि आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, किसी नेशनलाइज बैंक में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, या शेड्यूल बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। शेड्यूल बैंक मतलब जिस बैंक के नीचे लिखा हुआ होता है कि शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक या शेड्यूल बैंक, और शेड्यूल बैंक भी ऐसा होना चाहिए कि उनका ऑडिट रेटिंग जो है वो ए होना चाहिए। जो ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑडिटर देते हैं वो ए होना चाहिए। आप वो क्लासिफिकेशन उनके वेबसाइट पे जाके या बैंक में भी पूछ सकते हैं जाके कि भाई आपका ऑडिट क्लासिफिकेशन क्या है। तो अगर वो लास्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर में अगर एक क्लासिफिकेशन है तो उस शेड्यूल बैंक में भी आप अकाउंट अपना खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। Now we'll come to next session, next chapter, that is accounting voucher. जो अकाउंटिंग वाउचर है, हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग वाउचर थ्रू। अकाउंटिंग वाउचर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर, बिल, व्हाटएवर जो अपने को मिलता है, जो हम इशू करते हैं। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम बिल इशू करते हैं, रिसीट इशू करते हैं। एक्सपेंस के लिए हमें बिल मिलता है या कुछ इनवॉइसेस मिलते हैं। So all these evidences of transaction are to be kept in a separate file. It is called accounting voucher file. Voucher forms the basis for writing of books of account. ये बहुत ही important चीज है। बहुत सारे सोसाइटीज में हमने ऐसा देखा है कि वाउचर्स भाई ट्रांजेक्शन तो करते हैं, लेजिटिमेट होता है, लेकिन उसके जो प्रूफ्स है जो अपने को ऑडिट के लिए चाहिए होते हैं या फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए होते हैं, वो स्कैटर्ड हो रहते हैं, फाइल में ठीक से फाइल नहीं किए होते हैं, डेट वाइज नहीं होते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि भाई आप अकाउंटिंग वाउचर जो है दैट यू कीप इन अ सेपरेट फाइल, वाउचर फाइल इन अ डेट वाइज मैनर सिस्टमैटिकली। इसके बेसिस पे ही हम आगे जाके अकाउंट्स लिखने वाले हैं। तो वाउचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम बोलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना है, मेंटेन करना है, तो दैट इज नथिंग बट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वाउचर्स टू बी रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। पहला वाउचर का होता है जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है कि एक अकाउंट अपना डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हम मेंटेन करते हैं। एक अकाउंट को डेबिट जाता है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट जाता है। अकाउंट्स के लीजर जो होते हैं, मतलब जिस नाम से हम अकाउंट को पुकारेंगे, जिस हेड से हम एक्सपेंस को क्लासिफाई करेंगे, वो 3 हिस्सों में होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स। एंड उस हिसाब से हम लेजर अकाउंट बना के उसका जर्नल एंट्री करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं। ये जो 2 सेक्शन अभी मैंने बताया ये थोड़े से टेक्निकल है, थोड़े से अकाउंटिंग लैंग्वेज में बताया है। जैसे ही आप लिखते जाओगे, अकाउंटिंग समझते जाओगे, देन यू विल गेट टू नो कि भाई ये कितना सिंपल है। अभी थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि भाई पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये क्या है, ऐसे लेजर बनाने का। तो डोंट वरी, यू विल गेट टू नो। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी अब जब प्रैक्टिकली करने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपको ये इतना कठिन नहीं लगेगा। अभी ये अकाउंट जो लिखना है दैट यू कैन रिकॉर्ड इन कैसा लिखना है, कहाँ पे लिखना है, तो यू कैन टेक एनी मैनुअल रजिस्टर एंड रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। और आप एक्सेल शीट भी यूज कर सकते हैं। अगर सोसाइटी बड़ा है तो कंप्यूटर सिस्टम कोई भी लाइक टैली आप यूज कर सकते हैं और उसमें अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं।
आप इसके लिए कोई प्रोफेशनल या अकाउंटेंट की भी हेल्प कर ले सकते हैं ताकि आपका काम सिंपल हो जाए। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं कि ये सब करना किस लिए, उससे प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या उसको उससे बनाना है। तो वाउचर तो हम बना चुके हैं। जर्नल एंट्रीज जो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, जर्नल का एक बुक होगा। जनरल लेजर जो हमने क्लासिफाई किए है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, डिफरेंट नाम दिए हैं उनको, तो उससे जनरल लेजर आपका क्रिएट होगा। पर्सनल लेजर जो अपने सब मेंबर्स है उनके एक एक अकाउंट होगा कि उन्होंने उनके पास से कितना ड्यू है, कितना आया है। दैट इज इन द ब्रॉड सेंस वी कैन कॉल पर्सनल लेजर। देन कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में होंगे, बैंक ट्रांजेक्शन बैंक बुक में रिकॉर्ड होंगे। उसके साथ ही साथ अपने बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, ये भी उसके साथ आ जाएगा। दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज में और भी कुछ रजिस्टर्स उन्होंने मेंटेन करने के लिए बोला है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड, प्रॉपर्टी और डेट स्टॉक जो फिक्स एसेट होता है उनका रजिस्टर। वेरियस फंड्स भी अपने को मेंटेन करना है, जैसे कि सिंकिंग फंड, मेजर रिपेयर्स फंड, तो उसके लिए भी एक अलग से रजिस्टर बनाना होगा, वो हम बनाते हैं। और अकाउंट्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्टिवली हम उसको बताते हैं, बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आगे चल के यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ठीक से मेंटेन करके ऑडिटर के पास लेके जाना है। अभी ये बुक्स ऑफ अकाउंट तो बन गए, उसके बाद क्या करना है, तो अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और अपना अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो वो ईयर मतलब जो 12 मंथ्स है उसका अपने को लेखा जोखा बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी सोसाइटी को एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो हम यूज कर सकते हैं। सोसाइटी में फॉलो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अभी ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है। कैश मेथड थोड़ा सा आप इतना ध्यान दीजिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में। मर्केंटाइल में हम प्रोविजंस ले सकते हैं। मान लीजिए कि मार्च में सिक्योरिटी का बिल उसका महीना खत्म होने के बाद ही हम देते हैं, तो 31 मार्च का बाद अगर हम उसका पेमेंट देते हैं तो मर्केंटाइल सिस्टम में, कैश सिस्टम में वो नहीं आएगा क्योंकि उसका पेमेंट बाद में हुआ है, मार्च के बाद में हुआ है। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम में वो आ जाएगा, प्रोविजन उसका हम लेते हैं ताकि 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस उसमें हम रिकॉर्ड कर सके। तो सोसाइटी हैव अ चॉइस दैट दे कैन चूज कैश और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली वी इंसिस्ट दैट मर्केंटाइल सिस्टम शुड बी फॉलोड। ओके, देन लेट अस अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ने उनके बायलॉज में हमको रूल्स इसमें दिया है कि फॉर्म एन दिया है, उस फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके साथ आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो सिंपली इंग्लिश करता है कितने पैसे अपने पास आए और कितने गए। देन उसके साथ आता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल, रिसीवेबल्स जहाँ जितने पैसे अपने को आने हैं मोस्टली फ्रॉम द मेंबर्स। देन क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है उनका लिस्ट, डेट स्टॉक मतलब अपना फिक्स एसेट का लिस्ट, उसका डेप्रिसिएशन। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है मैनेजिंग कमेटी का। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान समझ लीजिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप प्रिपेयर करना है तो वो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग कमेटी ओनली। आप ऑडिटर, कई सोसाइटी में ऐसा देखा है कि भाई ये हम ऑडिटर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट लेके जाते हैं और वो ही सब प्रिपेयर करते हैं, जो भी प्रोविजन है लेना है वही लेते हैं, जो भी एडजस्टमेंट उसमें बुक्स में बनाना है वही बना के देंगे। तो दिस इज नॉट करेक्ट। आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो यू कैन टेक एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प, एनी अदर अकाउंटेंट्स हेल्प्स, और जो भी जानकार है इसके बारे में, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। और फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट है वो आप अपने मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अडॉप्ट करके उसके ऊपर साइन करके ऑडिट के लिए लेके जाना है।
अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।